यू आर वेलकम एट रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। जानिए खबरें, खबरों की सच्चाई तक। यू आर वॉचिंग रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, जहां मुख्तलिफ शख्सियात से उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात होगी, उनके माजी के सफ़र की शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र पे बेबाकी से बात होगी। देखते रहिए द अन्नोअत्री शो, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मैं आप सबका स्वागत है। साथियों, हमारे आज के प्रोग्राम के ख़ास मेहमान जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बात की जाए उर्दू शायरी की, उर्दू अफसाना की या फिर उर्दू तनकीद की, तो देश में एक जाना पहचाना नाम सामने आता है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो नाम मेरे ही शहर का है, जनाब बलराज बख्शी जी। सर, रेडियो देविका में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे अजदाद जो थे वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर है आज, वहाँ से थे, इलाका पुंछ से। पुंछ का वो हिस्सा जो आजकल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, तो वहाँ से 1947 में वो लोग यहाँ आए। वहाँ से उनको एयरलिफ्ट करके पहुँचाया गया जम्मू, या फेंक दिया गया जम्मू में। तो जम्मू में नगरोटा के पास, नगरोटा में रिफ्यूजी कैंप थे, तो उसमें उस रिफ्यूजी कैंप में एक खैमे में मेरी पैदाइश का सानहा हुआ। तो ये है मेरी विलादत का क्या कहते हैं अलमिया, कि एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ, एक खैमे में मेरी पैदाइश थी, और इसीलिए शायद आज भी मैं खाना बदोशी की ज़िंदगी ही गुजार रहा हूँ। तो हम क्या समझें कि आप पुंछ के हो, नगरोटा के हो या फिर उधमपुर के? देखिए, आपके माजी के साथ आपके रिश्ते को मुनक़ता नहीं किया जा सकता, लेकिन पैदाइश मेरी चूँकि जम्मू की है, जम्मू के पास एक गांव है, आज भी है, नगरोटा की है, तो नगरोटा से, लेकिन वो मैंने अपने माँ बाप से सुना है कि मैं नगरोटा में पैदा हुआ था। जहाँ तक मेरी अपनी हिस्सियात का ताल्लुक़ है, मैंने आँख खोली तो मैंने अपने आप को उधमपुर में पाया। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि मुझे जिस्मानी तौर पर और हिस्सी तौर पर उधमपुर का ही मैं अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मैंने आँख यही खोली है 3-4 साल की उम्र जब मेरी थी, तो जब मैं यहाँ देखा कि मैं उधमपुर में था। जी। तो सर, आप एक शायर हैं, एक अफसाना निगार हैं, और वो भी उर्दू के। देखा जाए तो शायरी में आपका इज़ारे ख़याल पुंछी या डोगरी में होना चाहिए था। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी मादरी ज़ुबान क्या है? जी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। हर आदमी की मादरी ज़ुबान होती है, लेकिन अनुज जी, मैं आपको ये बताऊं कि ये एक अजीब सिचुएशन मेरे साथ हुई कि मेरी कोई मादरी ज़ुबान है ही नहीं। जी। आप पूछेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकतन ऐसा ही हुआ है कि अब देखिए, ये जब मेरी आंखें खोली यहाँ अपनी ज़िंदगी में, कोई 4-5 साल की उम्र में, जैसे बच्चा आंखें खोलता और उससे अपने इर्द गिर्द का, अपने माहौल का एहसास होने लगता है, तो वो देखता है कि आसपास के चीज़ें क्या हैं। तो जब मैंने आँख खोली, मुझे आसपास का शऊर होने लगा। जब मुझे आसपास का शऊर होने लगा, तो मैंने देखा कि वहाँ एक आंगन है, एक आंगन है जिसमें 3-4 फैमिलीज़ हैं, 3-4 ख़ानदान आबाद एक आंगन में। मेरे नानिहाल वाले नाना नानी का, मेरे मौसे का
और हमारा, ये 3-4 और एक और थे, 3-4 ख़ानदान उस आंगन में 2-2 कमरे, 3-3 कमरे, बहुत बड़ा दालान था, वो एक आंगन था वहाँ, उसमें आगात। अच्छा, वो सारा जो स्ट्रक्चर था एक, वो बाहर की दुनिया से एक ड्योढ़ी के ज़रिए खुलता था। एक ड्योढ़ी जो है मेन ड्योढ़ी थी, उसमें से हम बाहर जाते थे, फिर वहाँ से ड्योढ़ी से अंदर आकर हम अपने अपने घरों में जाते थे। अब जब ड्योढ़ी खोल कर मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ डोगरी बोली जा रही है। ड्योढ़ी खोल के मैं बाहर जब जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, मोहल्ले के लोगों से मिलता हूँ, मोहल्ले के बच्चों से मिलता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं इंटरेक्शन मेरा होता है, उनसे इख्तलात होता है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि डोगरी में वो उनसे बात मेरी हो रही है। जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो वहाँ पुंछी में बात हो रही है। यदि पुंछी जो है उस आंगन के अंदर ही महदूद थी मेरे लिए। पुंछी मेरे लिए खेत से रिलेट नहीं कर पाई। मेरे लिए पुंछी बाहर सड़क के साथ रिलेट नहीं कर पाई। बाहर पार्क में जो बाहर जो माहौल था, चट्टानें थी उन दिनों, तो वहाँ बाहर के जो भी अलायम थे, जो भी नेचुरल चीज़ें थी, जंगल था, पेड़ थे, वहाँ एक नदी थी, देविका की नदी के बिल्कुल किनारे में रहते थे। वहाँ पुंछी वहाँ उनसे रिलेट नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ डोगरी होती थी। अच्छा, और जब डोगरी में वो अल्फाज सीख के, ज़ुबान सीख के अपने घर में आता तो यहाँ कुछ और ज़ुबान बोली जाती थी। तो इसलिए दोनों ना में सही तरीक़े से न पुंछी मुझे आ सकी और ना सही तरीके से मुझे डोगरी में सीख सका। फिर यही अंजाम हुआ कि मुझे इज़हार ख़याल के लिए, अभिव्यक्ति के लिए कुछ और माध्यम, कुछ और मीडियम चाहिए था। तो मैंने उर्दू का इंतखाब मैंने शऊरी तौर पर नहीं किया, बल्कि अपने आप हो गया, क्योंकि ये मेरे सिलेबस में थी उर्दू। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। तो सर, उर्दू शायरी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? उर्दू शायरी की तरफ मेरा रुझान बचपन ही से हो गया था। दरअसल 9 साल की जब मेरी उम्र थी तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो मेरी माँ जो है, उनकी मेमोरेबलिया जो थी, मेरे वालिद साहब की जो चीज़ें थी, उनके स्टार्स, मेरे वालिद साहब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, तो उनके स्टार्स, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बेल्ट, उनकी शाना रसन, इन चीज़ों को देखकर मेरी माँ रोती रहती थी। और हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों अपनी माँ को रोते हुए देखते रहते थे। उन चीज़ों में मेरे वालिद साहब की एक डायरी भी थी, जिस पर उन्होंने अपने मनपसंद शेर, भजन या फिल्मी गाने लिख रखे थे। तो मेरी माँ उनको पढ़कर हमें सुनाती थी और मैं उससे आस्ता आस्ता रिदम से मुतासिर होता गया और तबीयत मेरी मौजू होती गई। और फिर जब और बचपन में मेरी ज़ुबान भी उर्दू थी स्कूल में, और उर्दू शायरी भी स्कूल का हिस्सा थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपनी पापा की डायरी पढ़ के वहाँ से आपकी शायरी में रुचि आई, तो ये जी हाँ, जी बिल्कुल सही है कि यही कुछ महरिकात थे, यही कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे शायरी लिखने की तरफ माइल किया। अच्छा सर, बात की जाए उर्दू ज़ुबान की, तो देश की बाकी स्टेट्स के मुकाबले जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को आप कहाँ देखते हैं? जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आनंद जी, सच तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान भर में रियासत जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत है ऐसी जहाँ की सरकारी ज़ुबान उर्दू है, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। लेकिन ऑफिशियल ज़ुबान होने के बावजूद उर्दू यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। दफ्तरों के साइन बोर्ड्स उर्दू में नहीं हैं। दफ्तरों के बाहर जो हुकाम की नेम प्लेट्स लगी होती हैं वो उर्दू में नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है उसमें भी उर्दू का कोई निशान नहीं दिखाई देता। उर्दू में बैंक में कार्रवाई नहीं होती, बैंक में दरखास्तें नहीं ली जाती, और बैंक में कोई इशारिये भी अंदर जो लगे होते हैं साइन पोस्ट वगैरह के, या ये कैशियर है, या ये है, ये है, वो है, कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं है।
तो उर्दू के सिर्फ मुशायरों की अगर देखें, या मुशायरे कभी कभार होते रहते हैं, तो महसूस होता है कि हाँ जी उर्दू है, लेकिन असल में उर्दू यहाँ है तो सिर्फ पुलिस स्टेशनों में है, जहाँ की ज़िमनी और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR उर्दू में लिखी जाती है। यहाँ अगर उर्दू है तो ज़ैली अदालतें यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में है, जहाँ किसी हद तक उर्दू में कार्रवाई होती है, बयानात लिखे जाते हैं। इसके या फिर पटवार खाने में उर्दू है, अदरवाइज़ यहाँ उर्दू का कोई कहीं कोई फ्यूचर का या अब भी कोई फ्यूचर नहीं है, कोई वजूद नहीं। तो सर क्या कारण है इस चीज़ का? इसी कारण है हमारी हुकूमत की बेहिसी। जी। हमारी हुकूमत की बेहिसी एक है, और दूसरी बात एक साफ में कहूँ तो ये भी आ जाती है कि उर्दू का कंपटीशन जो डोगरी के साथ, जो कश्मीरी ज़ुबान के साथ किया जाता है, ये भी है। अगर उर्दू को सरकारी ज़ुबान होने की हैसियत से कुछ मराहत, कोई फैसिलिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी भी जाएगी, तो डोगरी वाले कहेंगे हमारी डोगरी को भी दो, कश्मीरी वाले कहेंगे कश्मीरी को भी दो, बल्ती वाले कहेंगे बल्ती वाले को भी दो। यानी जो भी शेड्यूल्ड ज़ुबानें हैं उनको भी बराबर की मराहत, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी ये तीनों जो इलाकाई ज़ुबानें हैं, उर्दू, अपना डोगरी और कश्मीरी, इनका कंपटीशन शुरू हो गया, और उर्दू तो इलाकाई ज़ुबान भी बेचारी नहीं है। ये तो बात थी कि उर्दू ज़ुबान की, लेकिन अगर उर्दू अदब की बात की जाए, उर्दू शायरी की बात की जाए, तो वो बाकी जो हमारे बाहर स्टेट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब है, उर्दू शायरी है, तो वो आपकी नज़र में आप कहाँ ठहरते हैं? जी, हालांकि जम्मू कश्मीर में अच्छे लिखने वाले हैं, थे और आज भी हैं। आज जम्मू कश्मीर में अगर अफसाना की बात करें तो मैं ख़ुद अफसाना निगार हूँ। राजौरी से जनफर खोकर हैं, जुनैद जाज़ब हैं, जम्मू से गिरधारी लाल हैं, कश्मीर से लद्दाख से हैं अब्दुल गनी शेख साहब, श्रीनगर से वहशी सईद हैं, नूर शाह हैं। तो अफसाना निगार हैं, लेकिन शायरी में भी, शेरी मंजरनामा भी हमारा ठीक। जम्मू में आरिफ सबाई थे, विद्यारत्न नासी थे, अब जम्मू में लियाकत जाफरी है, मैं हूँ। यहाँ कश्मीर में रफ़ीक राज हैं, नज़ीर आज़ाद हैं, फिर शफक सोपुरी है। तो शोरा है यहाँ, लेकिन इनको यहाँ हमारी रियासत के कलमकारों को, उर्दू के कलमकारों को एक्सपोजर नहीं मिलता वहाँ। और एक्सपोजर इसलिए नहीं मिलता कि ये लोग जो हैं उर्दू लिखने वाले हमारी रियासत के, जम्मू कश्मीर के, ये सिर्फ मकामी अखबारों में अपना कलाम या अपनी तख्लीक़ात को शाया करवा कर खुश हो जाते हैं। बाहर की मैगज़ीनों में नहीं भेजते, जो कि जिन्होंने छापा है इन लोगों। ये जो शिकायत करते हैं कि हाँ जी हमें नहीं छापते, गलत कहते हैं। नूर शाह को छापा है हिंदुस्तान की हर रिसाले ने, वहशी सैयद को छापा है हिंदुस्तान के हर रिसाले ने, हकीम मंजूर को छापा है हिंदुस्तान के हर रिसाले ने, डॉक्टर हामिदी कश्मीरी को छापा है हर रिसाले ने। तो आप भेजोगे तो छापेगा ना भाई। जी बिल्कुल। भेजते नहीं हैं आप तो। लेकिन जहाँ तक उर्दू के मवाद का ताल्लुक़ है, मैटर का ताल्लुक़ है, आप शायद ये पूछना चाहती थी कि मैटर में देखिए यहाँ कुछ उतनी मुझे पॉजिटिव मुस्बत बात नहीं दिखाई देती जितना कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के उर्दू के कलामकार लिखते हैं। जी सर, बात चल रही थी शायरी की, और शायरी की बात चल रही और आपसे कोई गज़ल ना सुने, ये कभी हो नहीं सकता। तो आपसे एक गज़ल ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी जी जी, मैं ज़रूर कुछ मुतफरक अरसाल अशार आपको सुना रहा हूँ। फ़रेब कितने सलीक़े से खा रहे हैं हम, फ़रेब कितने सलीक़े से खा रहे हैं हम, कि बार बार तुम्हें आज़मा रहे हैं। फ़रेब कितने सलीक़े से खा रहे हैं हम, कि बार बार तुम्हें आज़मा रहे हैं हम। ये तय हुआ था कि मातम रहेगा दोनों तरफ,
ये तय हुआ था कि मातम रहेगा दोनों तरफ, ये तय हुआ था कि मातम रहेगा दोनों तरफ, बुज़ुर्ग कर गए गलती निभा रहे हैं हम। क्या बात है सर। ये तय हुआ था कि मातम रहेगा दोनों तरफ, बुज़ुर्ग कर गए गलती निभा रहे हैं हम। और ये और मुतफरक के शार, हादसे ये आजकल कुछ भी सलीके से नहीं होता है जी। आजकल कुछ भी सलीके से नहीं होता है, दिल कहीं और दिमाग और कहीं होता है। क्या बात कही है सर। दिल कहीं और दिमाग और कहीं होता है। और मैं भी शायद नज़र आ जाऊं तेरी महफ़िल में, मैं भी शायद नज़र आ जाऊं तेरी महफ़िल में, जो कहीं भी नहीं होता वो यहीं होता है। वाह वाह, क्या बात है सर। क्या मैं भी शायद नज़र आ जाऊं तेरी महफ़िल में, जो कहीं भी नहीं होता वो यहीं होता है। और अब वो पहले से मरासिम तो नहीं है, लेकिन अब वो पहले से मरासिम तो नहीं है, लेकिन मैं जहाँ होता हूँ अक्सर वो वहीं होता है। वाह। ये कुछ और शेर सुनिए, 2 शेर। तेरे इनकार से इकरार की दूरी है अभी, तेरे इनकार से इकरार की दूरी है अभी, कम से कम एक मुलाकात ज़रूरी है अभी। बस सर, क्या बात है। तेरे इनकार से इकरार की दूरी है अभी, कम से कम एक मुलाकात ज़रूरी है अभी। और दस्तखत मेरे हुए हैं न तुम्हारे अब तक, दस्तखत मेरे हुए हैं न तुम्हारे अब तक, दास्तां तर्क मरासिम की अधूरी है अभी। वाह, क्या बात। दास्तां तर्क मरासिम की अधूरी है अभी। और एक मुख्तसर सी गज़ल, नन्ही मुन्नी सी गज़ल पेश कर रहा हूँ। मैं हकीकत हूँ अगर मुझको फसाना कर ले, मैं हकीकत हूँ अगर मुझको फसाना कर ले, वो ज़िंदगी अब तू कहीं और ठिकाना कर ले, ज़िंदगी अब तू कहीं और ठिकाना कर ले। या तो आ जाऊँगा हालात की ज़द में ख़ुद ही, या तो आ जाऊँगा हालात की ज़द में ख़ुद ही, या तो फिर वक्त मुझे अपना निशाना कर ले। क्या बात है सर, बहुत खूब। और रानू जी, जब भी वो चाहे मेरे हाल का हिस्सा बन जाए, जब भी वो चाहे मेरे हाल का हिस्सा बन जाए, वरना ये है कि मुझे गुज़रा ज़माना कर ले। और फूल खिलने का वसीला भी कोई हो जाना, फूल खिलने का वसीला भी कोई हो जाना, मुस्कुराकर ज़रा मौसम तो सुहाना कर ले। क्या बात है। और ये नहीं मिलने के बहाने तो हैं लाखों बलराज, नहीं मिलने के बहाने तो हैं लाखों बलराज, और मिलना है अगर एक बहाना कर ले। वाह सर, क्या बात है। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। यूं ही नहीं, बलराज बख्शी जी का नाम उम्दा शायरों में आता है। तो सर, आपको उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से और बिहार उर्दू एकेडमी से अवार्ड मिल चुका है जी। और जम्मू कश्मीर के आप पहले उर्दू शायर हैं जिन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है। जी हाँ। तो क्या आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है? नहीं, साहित्य अकेडमी का अवार्ड अभी तक नहीं मिल सका। जी, तो इसका मतलब कि उर्दू में अभी तक साहित्य अकेडमी का अवार्ड किसी को नहीं मिला? ना, गलत। उर्दू के लिए साहित्य अकेडमी ने जम्मू कश्मीर में कम से कम एक अवार्ड दिया है। जी, वो किसे? वो जम्मू कश्मीर के साबिका चीफ मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनको दिए है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो ना तो कोई शायर हैं और ना ही कोई अफसाना निगार। इसीलिए उनको मिला है कि वो शायर भी नहीं थे और अफसाना निगार भी नहीं थे, इसलिए उनको अवार्ड मिला। एक्चुअली शेख अब्दुल्ला की एक किताब है स्वाने उमरी, जो कहा जाता है, ये मार्क माई वर्ड्स प्लीज़, कहा जाता है कि वो स्वाने उमरी, जिसका उन्वान है आतिश चिनार, कहा जाता है कि ये शेख अब्दुल्ला ने लिखी है ऑटोबायोग्राफी। लेकिन साहित्य अकेडमी के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक ऑटोबायोग्राफीज़ को, आत्मकथा को अवार्ड नहीं मिलता, उनको दिया गया। जी, किस लिए दिया? जी,
साहित्य में भी सियासत? उन दिनों एक्चुअली वो कोई इंदिरा गांधी और फारूक अपना शेख अब्दुल्ला साहब की कोई गुफ्तगू चल रही थी रियासत कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में, दोनों में समझौता हो रहा था। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये उसमें साहित्य अकादमी ने अपने उसूलों की कुर्बानी दे दी और साहित्य अकादमी ने शेख अब्दुल्ला को किताब को इंदिरा गांधी के कहने पर या कांग्रेस के कहने पर अवार्ड दे दिया, जो कि सरासर नाजायज़ और इल्लीगल और अनडेमोक्रेटिक और क्या है अदब के ख़िलाफ़। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। और अफसोस की बात तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी ने रत्ती बराबर भी इस बात पर एहतजाज नहीं किया। अफसोस इस बात से होता है। सर, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में उर्दू कहीं लुप्त होती जा रही है। उर्दू शायरी की बात करें तो आप उर्दू शायरी का मकाम जम्मू कश्मीर में आपको कहाँ नज़र आता है? उर्दू कहाँ हमें ठहरती है हमारे? नहीं, उर्दू शायरी जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शोरा हजरात हैं हमारे, वो अच्छा लिख रहे हैं। सर, नई पीढ़ी जो है वो ना के बराबर है जी। क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो पढ़ती नहीं है। वो उर्दू उनके पहले जो लिख चुके हैं लोग, उनका लिखा हुआ नहीं पढ़ती। नई पीढ़ी जो है आलमी लिटरेचर, आलमी अदब नहीं पढ़ती। वर्ल्ड लिटरेचर जब तक आपकी नज़रों से नहीं गुजरेगा, दुनिया के बेहतरीन शाहकार जो हैं आप नहीं पढ़ेंगी, आपकी सोच के, आपकी विज़न के दरवाज़े खुलेंगे नहीं। बिल्कुल। आप अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे तो ही आप अच्छी बातें लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक। एक सवाल जो अक्सर मेरे जहन में घूमता है कि कहा जाता है उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़ुबान है, ये बात कहाँ तक सही है? ये बात इस हद तक उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, आपने ठीक कहा ये, लेकिन ये बात इस हद तक बिल्कुल सही है कि बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस्लाम को उर्दू की वसातत से जाना है, पहचाना है। अगर आज हिंदुस्तान का मुसलमान इस्लाम की बात करता है तो उर्दू के ज़रिए करता है, इसलिए उर्दू का इस्लाम के साथ एसोसिएट हो जाना या मुसलमानों के साथ एसोसिएट हो जाना किसी न किसी हद तक वाजिब है, ठीक है। लेकिन अफसोस इस बात का है जब मुसलमान जो हैं राइटर, कलमकार, वो उर्दू को अपने सियासी, मुआशरती और मुआशराती मसाइल की तर्जुमानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मसद्दस हाली लिखी, उसने हाली ने मुसलमानों की कसम पुरसी की पर, मुसलमानों की ज़ुबान हाली पर इज़हार ख़याल किया। सर सैयद ने इसी बात को आगे बढ़ाया और इकबाल ने तो उर्दू का पूरा इस्लामीकरण कर दिया। वो तो उर्दू को इस्लाम ही की ज़ुबान बनाने पर तुल गए और आज उसका नतीजा ये है अनुज जी कि उर्दू तख्लीक़ात में, चाहे उर्दू फिक्शन हो या उर्दू शायरी हो, उर्दू में बोस्निया के मुसलमान की बात होती है, उर्दू में चेचनिया के मुसलमान की बात की जाती है, उर्दू में फ़लस्तीन के मुसलमान की बात की जाती है, उर्दू में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान की बात की जाती है, लेकिन उर्दू में 4.5 लाख कश्मीरी पंडित जो जिनको रातों रात कश्मीर से निकाल दिया गया, उनकी बात नहीं की जाती। 1947 में 26 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, 26 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के 1.5 महीने के अरसे में जब 1.5 लाख हिंदुओं और सिखों को, वहाँ निहत्ते हिंदुओं और सिखों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनकी बात उर्दू अफसाने में नहीं की जाती। तो जब ये बातें होने लगती हैं तो फिर ख्याल आता है उर्दू में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की बात की जाती है, ठीक,
लेकिन जब कश्मीर में हज़ारों मंदिरों को मस्मार कर दिया जाता है, ढा दिया जाता है, उसकी बात उर्दू में नहीं की जाती, तब ये गुमा गुज़रता है कि यार कहीं ये उर्दू मुसलमानों की ज़बान तो नहीं है। जी। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि शायरी की बात आ जाए, ठीक है, उर्दू एक बहुत ही मीठी जुबान है, वैसे ही हमारी डोगरी भी बहुत मीठी है, लेकिन जब शायरी की बात आए तो अगर कोई नौजवान उर्दू में शायरी करता है, बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर की, हमारे उधमपुर की बात लेते हैं, डोगरी में शायरी करता है, पहले तो उनको जो नए लिखने वाले हैं उनको फोर्स किया जाता है कि आप डोगरी में ही लिखिए। अगर वो हिंदी में लिखता है या उर्दू में लिखता है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के कुछ साहित्यकार भाषाओं को एक दायरे में बांधना चाहते हैं कि ये डोगरी इस इलाके की हो गई, उर्दू उस इलाके की हो गई, हिंदी फलां इलाके की हो गई। उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अरुण जी, एक बात है कि उर्दू हिंदुस्तान में महज एक छोटी सी अक्सरियत के छोटी सी इकाई के सिवा यूपी वगैरह में उर्दू किसी की मादरी जुबान नहीं है। जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत है हिंदुस्तान की जहाँ उर्दू सरकारी जुबान है, लेकिन हैरत तो ये है कि उर्दू जम्मू कश्मीर में किसी की भी मादरी जुबान नहीं है। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में उर्दू क्या ऑफिशियल भाषा है, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान में भी उर्दू किसी की मादरी जुबान नहीं है। वहाँ भी सराइकी बोली, सराइकी है, पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी है? तो इस यहाँ उर्दू का एक खास बात यह है कि ये किसी की मादरी जुबान नहीं है, किसी की। और यहाँ अगर उधमपुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आज इलाकाई मुनासबत से कोई आदमी अगर कोई शेयर करना चाहता है और वो मखसूस जुबान में कहे, तो ये उनकी कज फहमी है, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, उनकी कोता नजरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शायद हो सकता है कि वो अपने मठ कायम करना चाहते हों किसी मखसूस जुबान में, हाँ जी मैं अपनी शागिर्दों की तादाद बढ़ा लूँ, वो बात हो सकती है। अदरवाइज ये कोई माकूल अदबी रवैया नहीं है कि जिस आदमी को, कोई भी आदमी है, वो किसी भी जुबान में अगर इजहार ख्याल करना चाहता है तो हमारा आइन उसको इजाजत देता है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके अंदर से आवाज आती है कि वो जिस भी जुबान के साथ, जिस जुबान की सौतियात के साथ हम आहंगी, एक इक्विलिब्रियम महसूस करता है, एट ईज महसूस करता है, उसमें अपने ख्यालात का इजहार करे, अभिव्यक्ति करे, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि शायरी एक दिल की आवाज है और हमें अपनी दिल की आवाज को किसी भाषा में बांधना नहीं चाहिए। जी जी। जैसे कि हमारे जो नौजवान हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बोला जाता है कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अपनी मातृभाषा को हमें आगे लाना चाहिए, लेकिन किसी को मजबूर करना, खासकर कि शायरी को लेकर, क्योंकि शायरी हमारी दिल की आवाज़ है और दिल की आवाज़ को मुझे लगता नहीं किसी भाषा में बांधने की जरूरत नहीं। है। मातृभाषा के नाम पर लिखने वाले को ब्लैकमेल करना ये गलत बात है। मातृभाषा अपनी जगह, मातृभाषा की ताज़ीम तो होना चाहिए, लेकिन किसी को मजबूर करने को वो सिर्फ अपनी मातृभाषा में लिखे, तो फिर हिंदी किसकी मातृभाषा है यहाँ? हिंदी तो यहाँ किसी की मातृभाषा नहीं है। साउथ में जाइए, वहाँ से नॉर्थ में थोड़े से एरिया की मातृभाषा है ना। आप महाराष्ट्र में जाए तो मराठी आ गई, पंजाब में पंजाबी आ गई। तो अपनी मातृभाषा का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा के नाम पर किसी लिखने वाले को ब्लैकमेल करना, डराना धमकाना, ये गलत बात है और नाजायज़ बात है। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। जी सर, आपकी हर बात में, जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे, हर बात में एक मैसेज छुपा हुआ था। तो इसी बात पे आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे शायरी के रिलेटेड? नौजवान जो नए लिखने वाले आ रहे हैं सामने, मैंने कई लोगों की सुनी है। वरुण हैं, अच्छा लिखते हैं, और आप तो अच्छा लिख ही रही हैं। शुक्रिया सर। मैंने सुना है, और मैसेज मेरा यही है, पैगाम यही है कि अच्छा लिटरेचर पढ़ें। आप जिस भी ज़ुबान में लिख रहे हैं,
जिस भी ज़ुबान में लिखना चाहते हैं उस ज़बान से मुताल्लिक़ जो अदब है जो लिखा जा चुका है उसको पढ़ें। कि आपसे पहले आपके मतकदमीन में ने, आपके एंसेस्टर्स ने क्या क्या लिखा, उन्होंने अल्फाज को कैसे बरता, उन्होंने अल्फाज से कैसे कैसे मुआनी निचोड़े, ये उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे आप तो फिर आप जान पाएंगे, फिर उससे बेहतर लिटरेचर तख्लीक कर पाने की आप में सलाहियत उभरेगी। ये मेरा यही है कि अच्छा पढ़ें और अच्छा लिखें। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत सारी नई बातें कुछ सीखने को मिली, कुछ सुनने को मिली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन भी सर की बातों पे गौर फरमाएंगे, अमल करेंगे और उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। शुक्रिया अनु, थैंक यू। तो ये थे जम्मू कश्मीर की ही नहीं, पूरे भारत की एक मायनाज हस्ती बलराज बख्शी जी। तो अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे थे द अनु अत्री शो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, अगली रविवार एक और नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत। देखते रहिए द रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।